नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशहाल। बीते रविवार के एपिसोड में हमने संक्षेप में पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या में हुए राष्ट्रपति चुनाव का जिक्र किया था। बताया था कि निवर्तमान उपराष्ट्रपति विलियम रूटो केन्या के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रैला ओडिंगा को नजदीकी अंतर से हराया। रूटो केन्या के 5वें राष्ट्रपति होंगे। हमने यह भी जिक्र किया था कि केन्या पूर्वी अफ्रीका का आर्थिक केंद्र है और यहाँ अशांत चुनावों का इतिहास रहा है। चुनाव के बाद सत्ताधारी और विपक्षी गुटों के बीच हिंसा केन्या के लिए कोई नई बात नहीं है, इसलिए केन्या के इस चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। इसके अलावा भी केन्या कई बार अशांति और हिंसा का गवाह बनता रहा है। पड़ोसी देश सोमालिया में पनपे चरमपंथी गुट अल शबाब की हिंसक गतिविधियों के चलते यहाँ के अमन चैन में खलल पड़ना आम बात है। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, केन्या पूर्वी अफ्रीका का आर्थिक केंद्र है। जब आप केन्या के आसपास के देशों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि ये देश कई मायनों में अस्थिर है और यहाँ अशांति और हिंसा बड़ी समस्या है। लिहाजा एक आर्थिक केंद्र के तौर पर केन्या की स्थिरता अफ्रीका, खासकर पूर्वी अफ्रीका के लिए बेहद अहम है। न सिर्फ अफ्रीका बल्कि दुनिया की बेहतरी के लिए भी यह जरूरी है। दूसरी ओर केन्या धीरे धीरे चीन के प्रपंच में भी फंसता नजर आ रहा है। उसके लामू पोर्ट पर चीन की बढ़ती पकड़ से हिंद महासागर क्षेत्र और भारत के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। इसलिए आज हम जानेंगे कि केन्या की स्थिरता किन किन मायनों में और किस तरह जरूरी है। दूसरे अन्य पहलुओं पर भी नजर डालेंगे। पहले केन्या की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। केन्या की खास बात यह है कि यह भूमध्य रेखा पर बसा हुआ है। इस देश की सीमा उत्तर में इथोपिया, उत्तर पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा और विक्टोरिया झील से लगती है। उत्तर पश्चिम में यह दक्षिण सूडान से सीमा साझा करता है। केन्या के पूर्व में देखिए तो अफ्रीका का यह इलाका हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। नैरोबी केन्या की राजधानी है। आमतौर पर जब अफ्रीका का जिक्र आता है तो हमारे जहन में अफ्रीका और वहां के देशों की कैसी तस्वीर बनती है? गरीबी, भूख, हिंसा, सूखा और ऐसी ही कई बातें हमारे जहन में आती हैं जो वहां के जीवन स्तर और आर्थिक दशा को बताने के लिए काफी है। अफ्रीका के कई ऐसे देश जैसे कि लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, माली, सूडान, सोमालिया वगैरह प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद अमीर है, लेकिन विडंबना है कि वहां गरीबी और भुखमरी आम बात है। वहीं केन्या की अर्थव्यवस्था इन देशों के मुकाबले अच्छी है। केन्या को इस क्षेत्र का आर्थिक इंजन माना जाता रहा है। यह ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के भीतर 45% व्यापार की हिस्सेदारी रखता है, लेकिन केन्या की यह संपन्नता उस इलाके की तनावपूर्ण स्थिति के चलते अफ्रीका को फायदा नहीं पहुंचा पा रही है। उसकी मजबूत आर्थिक स्थिति पड़ोसी देशों की गरीबी को कम कर नहीं पा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए मानचित्र पर नजर डालिए। असल में सोमालिया का अल शबाब समूह आसपास के देशों को भी अपने चपेट में ले रहा है। अल शबाब का आतंक सोमालिया से जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, केन्या तक पहुंच चुका है। असल में अरेबिया और अफ्रीका के बीच स्थित बाबल मंदेब जलडमरू मध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। स्वेज नहर को लाल सागर के जरिए भूमध्य सागर और हिंद महासागर से जोड़ने के कारण यह क्षेत्र एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग रहा है। ऐसे में इस इलाके की अस्थिरता ने कई तरह से वैश्विक बिरादरी की चिंता बढ़ा दी है। इसका नुकसान केन्या जैसे आर्थिक केंद्र को भी भुगतना पड़ रहा है। दूसरा पहलू यह है कि केन्या पड़ोसी देशों से क्षेत्रीय संघर्ष में भी घिरा हुआ है। इथोपिया से इसका खासा तनाव चल रहा है। राष्ट्रपति विलियम रूटो अभी तक उपराष्ट्रपति के पद पर थे, जबकि राष्ट्रपति के रूप में उहुरु केन्याट्टा उनके वरिष्ठ थे। उनके कार्यकाल में केन्या ने क्षेत्रीय संघर्ष के मुद्दों से निपटने और संघर्षों को रोकने के लिए विविधता को स्वीकारने की पहल की थी। केन्या ने अफ्रीकी और करेबियाई प्रतिनिधियों के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया और अफ्रीकी महाद्वीप में संघर्षों को हल करने में अहम भूमिका निभाई थी। केन्याट्टा ने पूर्वी डीआरसी यानी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी शांति सेना को तैनात करने के प्रयास की अगुवाई की थी, मगर यह काम अधूरा ही रह गया। अब यह सब करने की जिम्मेदारी रूटो के कंधों पर आ गई है।
राष्ट्रपति के रूप में रूटो को क्षेत्र के अन्य नेताओं के साथ संबंध बनाने होंगे और केन्या के प्रभाव की स्थिति का प्रभावी ढंग से लाभ उठाना होगा। अगर रूटो ऐसा कर पाने में कामयाब रहते हैं तो ही पूर्वी अफ्रीका की बदहाल तस्वीर बदल सकेगी। दूसरी ओर केन्याटा के समय चीन के साथ केन्या की आर्थिक साझेदारी बेहद गहरी हुई। वहीं केन्या संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी अपने रिश्तों को मजबूत करता रहा है, जिसमें वो रूस का आलोचक भी रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जबकि केन्या में सत्ता बदल गई है, तब चीन और रूस केन्याटा के उत्तराधिकारी को आक्रामक रूप से लुभाने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन धीरे धीरे हिंद महासागर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसकी एक मिसाल है केन्या में लामू बंदरगाह, जहां पर हाल ही में चीन की तरफ से कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। ये बंदरगाह लामू, साउथ सुडान और इथोपिया के बीच एक बड़ा महत्वाकांक्षी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। लामू केन्या के दक्षिणी हिस्से में है। इस प्रोजेक्ट को केन्या का गेम चेंजर प्रोजेक्ट करार दिया जा रहा है। हबनटोटा की तरह लामू बंदरगाह को भी चीनी कर्ज की मदद से तैयार किया गया है। लामू बंदरगाह के साथ चीन हिंद महासागर के एक और पोर्ट पर कब्जा कर लेगा। दूसरी ओर केन्या 23 देशों के हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अहम सदस्य और वो हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी है। इसमें अहम बात यह है कि भारत भी इस समूह का मेंबर है। हिंद महासागर पर केन्या की नजर से हर कोई वाकिफ है, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि केन्या के बंदरगाह पर चीन की पकड़ केन्या और अफ्रीका के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकता है। अगर समय रहते केन्या नहीं चेता तो लामू केन्या का हबनटोटा साबित हो सकता है। जिस तरह हबनटोटा बंदरगाह पर चीनी कब्जे से भारत कई सामरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसी तरह लामू पर चीन दखल से केन्या के पड़ोसी देशों को दिक्कत हो सकती है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि केन्या की नई सरकार पड़ोसी देशों की किस्मत को बदल पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। आज के एपिसोड में इतना ही। आइए अब आज का सवाल नोट करते हैं। सवाल है कि केन्या की संपन्नता उसके पड़ोसी देशों को लाभ पहुंचाने में नाकाम क्यों रही है? आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हमें इंतजार रहता है आपके सुझावों का इस प्रोग्राम की बेहतरी के लिए। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।